हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कहाँ पर टॉपिक छोड़ा था? अपन ने क्या पढ़ रहे थे? 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिया था, देन रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो गया था, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे। Respiration in humans is comprises of well developed respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग आपकी होती है नोज नॉस्ट्रल से, फिर नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन फाइनली द टू ब्रोंकस विच इज मूविंग इनसाइड द टू लंग्स। मतलब राइट का ब्रोंकस राइट लंग में और लेफ्ट का ब्रोंकस लेफ्ट लंग में। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लंग्स। ठीक है, लास्ट टाइम लंग्स वैसे स्टार्ट कर लिया था, बहुत कुछ देख लिया था लंग्स के बारे में। कहां पर छोड़ा था कि इन राइट लंग वी आर हैविंग 3 लोब्स या 3 रीजन्स, या हम ये कह सकते हैं कि राइट लंग 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और लेफ्ट लंग 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। हर हिस्से को रीजन बोल सकते हो, सेक्शन बोल सकते हो, रूम बोल सकते हो, चैम्बर बोल सकते हो, लोब बोल सकते हो। सारे ऑप्शंस में मुझे तो लोब अच्छा लगा, तो आई हैव टेकन आउट दी लोब वर्ड। ठीक है, क्या देख रहे थे हम लोग? वी आर डिस्कसिंग लंग्स। वी आर डिस्कसिंग लंग्स। ठीक है, लंग्स में क्या है स्टूडेंट्स? देखो, लंग्स में क्या है? राइट लंग, ठीक है, और लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग। फाइन स्टूडेंट्स, समझ आया? ठीक है, अब देखो, मैं कह रही हूं राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। इन लोब्स को आप रीजन भी मान सकते हो, एक रूम भी मान सकते हो, एक चैम्बर भी मान सकते हो, एक सेक्शन भी मान सकते हो। समझने के लिए बता रही हूं। बुकिश लैंग्वेज में लोब है। अब 3 जगह बनाई है, तो उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए 3 नाम भी देंगे। डेफिनेटली हम नाम देंगे। ठीक है, राइट लेफ्ट लंग। आप राइट और लेफ्ट लंग कैसे पहचानोगे? राइट लंग में किसी भी तरीके का डिप्रेशन और कार्डियक नॉच अवेलेबल नहीं है, लेफ्ट लंग में है, ऐसे ही देख के पहचान लोगे। ठीक है, तो डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब अपन उठाएंगे राइट लंग। क्या उठा रहे हैं स्टूडेंट्स? हम सीधे हाथ का लंग पढ़ रहे हैं, राइट लंग। First we are going to draw the diagram. मैंने क्या बोला? वर्टिकली इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर शेप का लंग दिखेगा आपको। ठीक है, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। ठीक है, क्या है इसके पास? इसके पास 3 लोब्स हैं। नेम्ड एज, अब नेम देंगे। नाम से नहीं पहचानोगे, थोड़ी बोलोगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इट सीम्स वेरी ऑकवर्ड। नंबर 1 पे जो लोब है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर मतलब सुपीरियर, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, रूल कर रहा है सबको, सुपीरियर है। अपन बोलते ना, यह आदमी हमेशा अपनी अपनी चलाता है, बहुत सुपीरियरिटी झाड़ता है। ठीक है, मैं सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर वाला कौन सा है? सुपीरियर लोब। फिर ये नीचे वाला है। देखो, जनरली क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि ये लोब क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सुपीरियर लोब हो गया, ये इंफीरियर लोब हो गया, और ये क्या हो गया? ये मिडल लोब हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? मिडल लोब। तो सेकंड क्या है? इंफीरियर लोब। सेकंड क्या है? इंफीरियर लोब। ठीक है, और थर्ड क्या है? मिडल लोब।
ठीक है, उसी तरीके से अगर अपन लेफ्ट लंग की बात करें, लेफ्ट लंग में क्या है, मेरे पास 2 लोब्स है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाऊंगी? इसमें कोई मिडल लोब की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसमें 2 लोब हैं, इसके अंदर कोई मिडल लोब की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसमें आपके पास 2 लोब होंगे, पहला वाला ऊपर वाला सुपीरियर लोब, दूसरा नीचे वाला मतलब जो जस्ट सुपीरियर के नीचे है इंफीरियर लोब। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आई? अब देखो, अब लंग्स के आपको एक्चुअली लंग्स में दिखता क्या है, ये तो लंग्स के इंटरनली देखा आपने कि सेक्शंस रीजन्स में डिवाइडेड है, लंग्स के बाहर क्या नजर आएगा आपको? ठीक है, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूं। ठीक है, लंग्स के आसपास एक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, इसको प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, लंग्स, बोथ द लंग्स आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लंग्स हैं, इनके आसपास एक लेयर ने एक कवरिंग बना रखी है, इसको बंद कर रखा है, जैसे गद्दे को प्रोटेक्शन के लिए आप चादर बिछाते हो, ठीक है, बेडशीट बिछाते हो ना गद्दे के ऊपर, उसी तरीके गद्दे की तरह, स्पंज की तरह आपके लंग्स हैं, इन्हें प्रोटेक्शन के लिए, कवर देने के लिए आपने क्या है, एक लेयर की कवरिंग दी है, मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, और उस लेयर को, इस लेयर को जो लंग्स के आसपास कवर कर रही है, बोलेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन, क्योंकि लंग्स एक ग्रीक टर्म से आए हैं जिनका मतलब होता है प्लूरा, तो उसके आसपास की जो कवरिंग है उसको क्या बोला, प्लूरल मेम्ब्रेन। बायोलॉजी में हम कवरिंग को किस नाम से नवाजते हैं, मेम्ब्रेन से। किस नाम से अवॉर्डेड करते हैं, मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लंग्स किससे आए हैं, ग्रीक वर्ड प्लूरा, ग्रीक वर्ड प्लूरा। अब हम क्या करेंगे, बोथ दी लंग्स। अब देखो, लंग्स के आसपास कैसी लेयर दिख रही है आपको, देखो, एक तो ये लंग्स की व्हाइट कलर की खुद की मेम्ब्रेन है जिससे वो खुद बना हुआ है, और एक बाहर की कवरिंग वाली मेम्ब्रेन है। तो मैं ये कह सकती हूं कि इटसेल्फ ईच लंग, मतलब इटसेल्फ ईच लंग, ईच मतलब हर एक लंग, इज अ डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब लंग्स को 2 मेम्ब्रेन ने घेर रखा है। एक हो गई इसकी खुद की मेम्ब्रेन, अंदरूनी मेम्ब्रेन, और एक हो गई बिल्कुल जो बाहर की मेम्ब्रेन होगी, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। मतलब दोनों लंग्स क्या हैं, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड। कह सकती हूँ स्टूडेंट्स, बोथ द लंग्स ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड, और इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स को क्या बोलेंगे भाई, दोनों मेम्ब्रेन लंग्स की तो है, एक मेम्ब्रेन अंदरूनी है जो खुद लंग्स की लाइनिंग को बना रही है, खुद लंग्स का निर्माण कर रही है, और एक लेयर क्या है, बाहर की तरफ है जो सिर्फ प्रोटेक्शन या कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। तो ईच लंग ऑफ आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक फेफड़ा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का किससे बाउंडेड है, किससे घिरा हुआ है, 2 मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, बोथ द लंग्स आर कवर्ड स्ट्रक्चर्स, बोथ द लंग्स आर कवर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर क्या होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। मतलब each lung is a
double membranous bound structure. Is a double membranous bound structure, and that membrane is called as pleural membrane. प्लूरल मेम्ब्रेन. क्या क्या दोनों के नाम हैं, इतने डीप में आपको नहीं जाना है. अब देखो, ये दो मेम्ब्रेन बन गई हैं, तो दो मेम्ब्रेन के बीच की क्या हो गई है, वेकेंट स्पेस हो गई है, खाली जगह हो गई है. इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, इस खाली जगह को, चूंकि लंग्स की खाली जगह है, तो प्लूरल कैविटी. प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी. ठीक है, क्या बोलूंगी स्टूडेंट्स में, स्पेस बिटवीन टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स दो हैं तो मेम्ब्रेन्स, स्पेस बिटवीन टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड. दो मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह रह गई, उस खाली जगह को बायोलॉजी में कैविटी बोलते हैं. लंग्स की है, लंग्स प्लूरा है, तो प्लूरल कैविटी कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी. प्लूरल कैविटी. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए. नोट डाउन किया स्टूडेंट्स. चल, अब देखो, जहां पर भी बॉडी को कोई खाली जगह मिलती है, कुछ ना कुछ भर जाता है. क्या इस कैविटी में कुछ भरा हुआ है? डेफिनेटली. दिस कैविटी इज फिल्ड अप by a lubricating material. This cavity is filled up by a lubricating material. एक गीला फ्लूइड की तरह पदार्थ इस प्लूरल कैविटी में क्या होता है, भरा हुआ रहता है. क्या सिग्निफिकेंस होगा बताती हूं अभी. प्लूरल कैविटी प्लूरल कैविटी is filled up by pleural cavity is filled up by a lubricating fluid like material कॉल्ड एज. लंग का फ्लूइड है, लंग प्लूरा है, तो प्लूरल फ्लूइड कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड. कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड. क्या काम है, क्यों मैंने इस कैविटी में, देखो थोड़ा सा इसको मैं वापस से बनाती हूं. क्यों मैंने इस कैविटी में फ्लूइड भरा, ठीक है. देखो, आपके लंग्स को क्या है, दिन भर काम करना है, दिन भर ऑक्सीजन आ रही है, दिन भर CO2 जा रही है. स्पंज की तरह है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन शो करते हैं, स्पंजी इलास्टिक हैं. दैट मीन्स थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन पे मूवमेंट करने की प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, तो कभी तो गैस ज्यादा आ गई तो एकदम फूल गए, फिर पतले हो गए, मतलब ये बलून की तरह फूलते और सिकुड़ते रहते हैं. तो इनमें क्या है, आपस में क्या है, दिन ब दिन फ्रिक्शन नहीं हो जाए. फ्लूइड रहेगा
तो एक लुब्रिकेशन रहेगा, गीलापन रहेगा। जैसे ये चीज अगर सॉफ्ट होगी तो हाथ बड़ी इजीली चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा खुरदरी होगी, रफ होगी, तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, छिल जाएगा, मुझे हीट लगेगी, डेवलप होगी ना, फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स एंड टू अलाउ देम टू वर्क इजीली एंड प्रॉपरली, दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट। ये जो गीला पदार्थ है ये क्या करेगा, फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा लंग्स के मूवमेंट के बीच में, जिसके क्या है, एक बिल्कुल इजी गोइंग रेगुलर मूवमेंट कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? क्या लिखेंगे, दिस फ्लूइड actually prevent friction, actually prevent friction किसके बीच में, एक पर्टिकुलर लंग के बीच में भी, खुद का एक लंग भी और आपस में दोनों लंग्स के बीच में भी। ठीक है, तो दिस फ्लूइड एक्चुअली प्रिवेंट फ्रिक्शन विद इन अ लंग, मतलब खुद के लंग में, विद इन अ लंग as well as between the two lungs, so to facilitate, मतलब करवाने देगा कि ये काम करो, so to facilitate easy and soft going movement and soft going movement of lungs। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, लंग्स से रिलेटेड इतना आपको बताना और आपके लिए समझना बहुत है। अब हम क्या करेंगे, लंग्स के अंदर की बात करेंगे। एक्चुअली लंग्स में और क्या क्या नजर आ रहा है आपको, देखो ये यहां से ब्रोंकस आया था, ठीक है, इसने क्या क्या आपस में फर्दर डिवाइड कर लिया ब्रांचेस में, क्या बन गई, ब्रोंकाई। ठीक है, हर एक ब्रोंकाई आपस में फिर फर्दर ब्रांचिंग्स में आ गई, क्या बना लिया, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और लास्ट में हर ब्रोंक्यूल के नीचे एक ऐसे बलून की तरह स्ट्रक्चर बन गया। ऐसा लगेगा कि ये एक पर्टिकुलर क्या है, ये अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो आपको लगेगा ऐसे, ये गोले की तरह एयर सैक, एयर चैम्बर की फॉर्म में। एयर सैक मतलब जिसके अंदर आप एयर भर सकते हो, वो चैम्बर विच एक्चुअली अलाउज द फिलिंग ऑफ एयर इनसाइड इट। ठीक है, तो ए फॉर एयर, ए फॉर एल्वियोलाई। बिल्कुल एक ऐसे चपटे हुए सैक की तरह, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल टर्मिनेशन बचा के नीचे जाकर लंग्स के ब्रोंक्यूल से। तो वो क्या होता है, एक बैग की तरह, छोटा गोले की तरह स्ट्रक्चर, ग्रैप की तरह, बलून की तरह, ग्रैप्स की तरह मतलब अंगूर की तरह और बलून की तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसमें क्या है, आप एयर भर सकते हो। एयर उसमें भर जाएगी और फिर ब्लड से एक्सचेंज हो जाएगी, फिर CO2 आएगी ब्लड से होकर, CO2 भर जाएगी एल्वियोलाई में और डायरेक्ट उल्टे पाथवे से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली एल्वियोलाई क्या है, बलून लाइक एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच एक्चुअली रिसीव्स द एयर एंड एक्सचेंज इट विथ ब्लड। एक्चुअली एल्वियोलाई ही काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा, और तो क्या है, आपको पाथवे मीडियम दे रहे हैं लाने के लिए। फाइनली जो काम करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जो रेस्पिरेशन करेगा, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो एल्वियोलाई रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आई? ए फॉर एल्वियोलाई, ए फॉर एयर। ठीक है, तो यहां हो गई। अब देखो लंग्स के बाद क्या देखेंगे अपन, कौन सा ऑर्गन आएगा, ब्रोंक्यूल्स, सॉरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहां बनते हैं स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई फॉर्म्स विद इन द लंग्स। मतलब ब्रोंकस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो खुद ट्रेकिया के ट्यूब से आ रहा है, फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है या ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और हर एक छोटी ट्यूब जो ब्रोंकस से आएगी या हर एक ब्रांच जो ब्रोंकस की होगी वो क्या कहलाएगी, ब्रोंकाई। मतलब ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, यही कहूंगी ना।
ठीक है, ये क्या है, आपका ब्रोंकस है, ये ऐसे डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई। इनिशियली जो ब्रोंकस डिवाइड हो रहा है, जो बिल्कुल प्राइमरी डिवीजन हो रहा है उसके अंदर, वो क्या है, ब्रोंकाई। तो क्या कहूंगी, फॉर्म्स विद इन लंग्स, ब्रोंकस डिवीजन, ब्रोंकस जब डिवाइड करेगा लीड्स टू ब्रोंकाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई आर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकस। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना बहुत है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर क्या आएंगे, फिर आते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या आएंगे स्टूडेंट्स, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्या है, ब्रोंकियोल्स है जब ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड करेंगी, मतलब ट्रेकिया की जो प्राइमरी डिवीजन होगा, जो प्राइमरी ब्रांचेस कौन सी होती है, ब्रोंकस। ब्रोंकस अगर फर्दर डिवाइड करता है तो मान लो वो ब्रोंकाई बनाएगा, तो ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रांचेस हो जाएंगी। फिर ब्रोंकाई और डिवाइड करेंगी तो ब्रोंकियोल्स बनेंगे, ब्रोंकियोल्स आर द टर्शियरी ब्रांचेस। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकियोल्स क्या है, फॉर्म्स विद इन द लंग्स। ऊपर से बन के नहीं आए हैं कि बाहर से बन के आ गए हैं, लंग्स के अंदर ही होगा। फॉर्म्स विद इन द लंग्स, फॉर्म्स विद इन द लंग्स। ठीक है, फॉर्म्स विद इन द लंग्स। और क्या होगा, ठीक है, दे आर फर्दर डिवीजन और ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, ऑफ ब्रोंकाई। मतलब ये ब्रोंकाई है तो ये ब्रोंकियोल्स हो गए। चलो चलो, आप इसको ब्रोंकस मान लो, आप तो इसी पे ही चलो, आप इसको ब्रोंकस मान लो, इसको ब्रोंकाई मान लो। तो ये जो ब्रोंकाई बनेगी, अगर ये भी फर्दर ब्रांचेस में आ गई और ये भी और डिवाइड हो गई, तो ये क्या बना लेंगी, ब्रोंकियोल्स। ये क्या बना लेंगी, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल ब्रोंकाई से आएंगे, ब्रोंकाई ब्रोंकस से आएंगे और ब्रोंकस ट्रेकिया से आएगा। ठीक है, इसका पाथवे बनाती हूं, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए ये क्या है, एक तरीके से ट्री बन गया है ना, शाखाओं का ट्री, ट्री हैविंग ब्रांचेस। ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे, पहले अपन इसका लास्ट जो पार्ट है एल्वियोलाई खत्म कर लेते हैं। मुझे लगता है आज इतना ही हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं जितना कर सकते हैं। क्या आएगा, एल्वियोलाई। क्या आएगा स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या है, ये जो आपके फाइनली ब्रोंकियोल्स बनते हैं, ब्रोंकियोल्स बिल्कुल नीचे जाकर ऐसे ग्रेप्स की तरह, बलून की तरह, सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा और एल्वियोलाई पे जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एल्वियोलाई क्या होते हैं, bronchioles finally at the last terminate into small bag like structure ठीक है, appearing
और क्या क्या अपीयरिंग दिख सकती है इसकी, दिख सकती है मतलब आप और किस तरीके से इसको देख सकते हो, इनटू स्मॉल स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर अपीयरिंग लाइक ग्रैप्स और बलून। भाई जैसे बैग होता है एक सैक की तरह होता है, या बलून है तो बलून में क्या है, आप हवा भर भी सकते हो, थोड़ा हवा निकाल के उसको सिकुड़ा भी सकते हो, फिर हवा भर भी सकते हो, फिर सिकुड़ा भी सकते हो। तो उसी कॉन्सेप्ट में कि एल्वियोलाई ऑक्सीजन से भरे हुए रहते हैं, फिर वो एक्सचेंज करते हैं, फिर CO2 वापस से उनमें भर जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो वो क्या बलून की तरह उनमें एयर आप इनहेल भी कर सकते हो और एक्सेल भी करवा सकते हो, अंदर भी दिलवा सकते हो, बाहर भी निकलवा सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो क्या है ये bronchioles finally at the last terminate into small bag like structure appear like grapes or balloon which are called as alveoli, which are called as alveoli। ठीक है, अब होता क्या है, alveoli are actually the structural and functional unit of this respiratory system। alveoli are the structural, मतलब इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन का काम हो रहा है वो होगा, और जो फंक्शन करवा रहे हैं वो भी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of respiratory system। ठीक है, क्यों? Here in alveoli actual एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब एक्चुअल जो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है वो एल्वियोलाई ही सेटिस्फाई करेगा। हियर इन एल्वियोलाई एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स। ठीक है, अब एक्चुअली एल्वियोलाई किस तरीके से एक्सचेंज करेगा देखना। ये आपका एल्वियोलाई है, इसने ऑक्सीजन को एक्सचेंज करा ब्लड के साथ, ब्लड सेल में ले जाएगा, सेल में जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, बाई प्रोडक्ट CO2 निकलेगा, और फिर से CO2 किस में चला जाएगा, एल्वियोलाई में ना। एल्वियोलाई फिर उल्टा छोड़ेंगे इनको, ब्रोंकियोस, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ट्रेकिया, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नोज एंड नॉस्ट्रल से बाहर, कहां, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो बात क्या हो गई, ये हो गया। ट्री कैसे बनेगा आपका, यू हैव ट्रेकिया, ट्रेकिया को आपने डिवाइड किया ब्रोंकस में जो कि 2 थे। ऐसा नहीं है कि ब्रोंकियोस और ब्रोंकाई 2 नहीं होंगे, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस राइट वाले राइट लंग में टूटते जाएंगे, और लेफ्ट वाले ब्रोंकाइन एंड ब्रोंकियोस लेफ्ट लंग में टूट, वो तो सेल्फ अंडरस्टूड है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड फाइनली एल्वियोलाई। ये क्या करेंगे, O2 को अंदर छोड़ेंगे, CO2 को बाहर लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। आज का लेक्चर भी मैं यहीं ओवर करती हूं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। किस तरीके से, भाई मुझे एक बात बताओ, आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, किस तरीके से लंग्स उसको ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट करके वो किस तरीके से उसे एल्वियोलाई तक पहुंचाएंगे, और फिर एल्वियोलाई उसे कैसे एक्सचेंज करेगा जिससे कि वो चीज वाया ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाए, सर्कुलेट हो जाए टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जब
वेरियस पार्ट्स में जो फूड आया है न्यूट्रिशन से, जब वो बर्न होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और आपको CO2 मिलेगा, तो फाइनली पूरी बॉडी पार्ट्स का CO2 किस तरीके से एल्वेओलाई एक्सेप्ट करेगी, लंग्स उन्हें किस तरीके से लेंगे और वापस से बाहर छोड़ देंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीदिंग में, विच इन्वॉल्व 2 स्टेप, अंदर लेना इनहेलेशन, बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन। इसी के साथ फिर हमारा क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन वाला लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।